हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट एक्सपोनेंट्स और पावर्स का आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से आपका हर एक कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। So first let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो बहुत ही जरूरी है, और इनके ऊपर फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेंडिंग डेसिमल नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट्स, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू राइट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। So first, let's understand what are exponents. To write large numbers in shorter form, we use exponents. तो फ्रेंड्स, जो काफी लार्ज नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हमें बताना है कि मास ऑफ अर्थ कितना है, तो देखिए ये इतना होता है मास ऑफ अर्थ। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको रीड करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसको हम कैसे रीड करें, इसको कैसे बताएं कि कितना होता है मास ऑफ अर्थ। तो ऐसे लार्ज नंबर्स को लिखने के लिए, बोलने के लिए हम शॉर्टर फॉर्म यूज करते हैं, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट्स। तो जैसे कि हम मास ऑफ अर्थ को लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। तो ये हमने मास ऑफ द अर्थ लिख दिया है यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 24 है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। आइए इसको डिटेल में मैं आपको और बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, 10,000 नंबर है। अब 10,000 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी अगर मैं 10 को 4 बारी मल्टीप्लाई करूं 10 10 10, तो मेरे को 10,000 आ जाता है, राइट। अब इसको जब मैंने 10 को 4 बारी मल्टीप्लाई करा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ टू द पावर 4। देखिए कैसे रीड करते हैं इसको, 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो 10 होता है ये कहलाता है बेस, और 4 ये कहलाता है एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है? 4 एक्सपोनेंट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं 8 है जो मेरा नंबर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी अगर मैं 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 8 मिलता है, राइट। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह इसमें जो 2 है वो क्या है? बेस, और 3 क्या है? एक्सपोनेंट। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सम पावर्स हैव स्पेशल नेम्स। तो कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जिनका स्पेशल नेम होता है, उनको रीड करने का अलग वे होता है। अब जैसे ये है 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। इसको हम यूजुअली ऐसे रीड कर सकते हैं, बट हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 10 स्क्वायर। क्या? 10 स्क्वायर। इसी तरह से 10 रेज़ टू द पावर 3 कैन बी रेड एज 10 क्यूब। 10 क्यूब, ये इसलिए हम इनको ऐसे आसानी से हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि देखो कितनी जल्दी हम बोल पा रहे हैं। 10 रेज़ टू द पावर 2 या 10 रेज़ टू द पावर 3 बोलने में टाइम लग रहा है, पर 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, इसको हमने जल्दी से बोल लिया। तो ये कुछ पावर्स होती हैं जिनके स्पेशल नेम होते हैं, उनको स्पेशल तरीके से हम रीड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, एक्सपोनेंट्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर्स के भी होते हैं। आपने इंटीजर्स तो पढ़े थे ना अभी, तो वो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव नंबर्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि -2 रेज़ टू द पावर 3। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं अभी। लेकिन -2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब हुआ कि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बारी, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब जब हम इसको 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -8।
2 ये तो हमें पता ही है कि 8 होता है, पर जब वो 3 बारी मल्टीप्लाई हुआ -2 तो उसका आंसर आता है -8। अब नेक्स्ट, अगर -2 रेज टू द पावर 4 है, अब मैं अगर -2 को 4 बारी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 16। यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं रहेगा, ये सिर्फ आएगा 16। तो देखा आपने कि जब नेगेटिव नंबर में पावर ऑड होती है तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, पर अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है जैसे कि 4, 6, 8, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम लिखें -5 रेज टू द पावर 4, अगर हम -5 को 4 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 625। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, इवन है। अब अगर हम -5 रेज टू द पावर 3 यानी कि एक ऑड पावर हम लेते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। जब -5 को हमने 3 बारी मल्टीप्लाई करा तो हमें आंसर मिलेगा -125। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम -1 रेज टू द पावर 3 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए हमें पता है कि 1 को हम जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही आता है, राइट। अब यहाँ पर बारी आती है -1 की और पावर की। जब -1 को हम 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर -1 आएगा। पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, याद रखिए -1, पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। अब अगर -1 को मैं 4 बारी मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, पावर मेरी इवन हो गई है तो मेरा आंसर तो 1 आना ही है, मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, वो सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो याद रखिए -1 की जब पावर इवन होगी तो आंसर 1 आएगा और अगर ऑड होगी तो आंसर आएगा -1। Now question is express 32 as power of prime factor। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 32 की पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी तो अच्छे से आती है ना। तो 32 की कर लेते हैं। 32 डिवाइड होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, राइट। हमें मिला 16 भी डिवाइड होता है 2 से, वी गेट 8 को डिवाइड करा 2 से, वी गेट 4 को डिवाइड करा 2 से, वी अगेन गेट 2। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 32 की करी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को अगर मैं 5 बारी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 32 मिलता है। तो अब हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, क्या होगी, बेस लिखेंगे हम 2 और पावर लिखेंगे हम 5, क्योंकि 2 को हम 5 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 32 मिलता है। तो हमने लिखा 2 रेज टू द पावर 5, ये बनी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 432 एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि अभी हमने करा। तो पहले तो हमें 432 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। अब फ्रेंड्स प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अभी हमने पीछे टेबल में बनाई आप वैसे भी बना सकते हैं, या आप सीधा साथ साथ लिखकर भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए 432 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 216, राइट, लिख सकते हैं ना। अब 216 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 108। नाउ वी कैन राइट 108 एज 2 इंटू 54 और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 27। ठीक है ना, अभी तक सब समझ में आया। अब 27 है फ्रेंड्स। अब मुझे पता है 27 भाई 2 के उसमें तो नहीं आता, पर 3 में आता है। 3 इंटू 3, क्योंकि 27 को मैं पहले लिख सकती हूँ 3 इंटू 9, राइट, और फिर आप 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो मैंने डायरेक्टली इधर लिख दिया है 3 को, जब हमने 3 बारी मल्टीप्लाई करा तो मुझे 27 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अब आ गई है मेरी ये प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब बस मेरे को देखना है कि 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 2 हो रहा है 4 बारी, तो मैं लिख दूंगी 2 रेज टू द पावर 4 और फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बारी, तो मैं लिख दूंगी 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये मैंने 432 की लिख दी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब फ्रेंड्स हमें एक्सपोनेंट्स तो समझ आ गए हैं, अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम क्वेश्चन को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला है a रेज टू द पावर m into a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। तो फ्रेंड्स ये लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स के बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बेस सेम है, 2 है दोनों में बेस, राइट। तो इनकी ये जो पावर्स हैं 3 और 2 ये ऐड होंगी, तो आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 2 रेज टू द पावर 5। तो ये हमने सॉल्व करा यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं आपको इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 5 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 रेज टू द पावर 5। तो देखिए दोनों ही तरह से जो हमारा आंसर है वो सेम ही आया है, पर जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया तो वो जल्दी होता है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। नाउ सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। अब ये वाला लॉ पहले वाले लॉ से मिलता जुलता है। पहले में मल्टीप्लाई हो रहे थे ये दो नंबर्स, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके बेस सेम है। तो जब अगर ऐसे दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं जिनके बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स क्या क्या करेंगे, हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल, 4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 3। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला यूज करते हैं तो हम करेंगे 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 होता है 2, तो हमारा आंसर आया 4 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे हम, 4 रेज टू द पावर 5 का मतलब है कि मैं 4 को 5 बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये डिवाइड हो रहा है 4 रेज टू द पावर 3 से, यानी 4 को 3 बारी हमने यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिया। अब हम इन 3 4 को ऊपर के 3 4 से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास कितने 4 बचे 2, तो यानी हो गया हमारा ये 4 रेज टू द पावर 2। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर वही आया है, सेम है ना। तो ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनके बेस सेम है, तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इट सेज a raised to the power m raised to the power n equals to a raised to the power m into n। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा केस हो जहां पे पावर ऑफ अ पावर हो, देखिए यहाँ पे एक ये पावर है m, फिर दोबारा से एक ऊपर पावर आ जाती है n, तो अगर ऐसा केस होता है तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, 5 रेज्ड टू द पावर 3 होल रेज्ड टू द पावर 2। तो इसका देखिए, एक तो मैं आपको इसका पहले मतलब बता देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो 5 रेज्ड टू द पावर 3 है ये 2 बारी मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी 5 रेज्ड टू द पावर 3 इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 3, ऐसे होता है इसका मतलब। तो अगर मैं ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करूं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों पावर्स को
3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6. सो वी गेट द आंसर एज 5 रेज टू द पावर 6. ठीक है, अब हम इसको इस लॉ के बिना सॉल्व करते हैं, यूजुअली जैसे नॉर्मली सॉल्व करा जाता है वैसे देखते हैं. तो मैंने आपको इसका मतलब बताया कि होल रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि ये 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो मैंने एक पहले आपको फर्स्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं. तो वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं इधर यूज करती हूँ, तो मैं इन दोनों पावर्स को ऐड करूंगी, 3 + 3 विच इज 6. सो वी गेट द आंसर एज 5 रेज टू द पावर 6. तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. आप इसे याद रखिए, जब भी ऐसे पावर ऑफ अ पावर केस होता है तो आप उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. अब नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं. a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू b रेज टू द पावर m. तो फ्रेंड्स ये लॉ कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के बेस तो अलग अलग हैं पर पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर सेम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो दोनों के बेस डिफरेंट हैं और पावर्स सेम है, तो अगर हम इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम 2 इंटू 3 करेंगे विच इज 6 और पावर हम ले लेंगे सेम जो है 2. तो आंसर आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 2. ठीक है, अब इसको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करती हूँ. देखिए 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से 3 दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आ गया. अब इधर मैं कर सकती हूँ कि इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो एक 6 आ गया, इसी तरह से इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दूसरा 6 आ जाएगा, यानी 6 इंटू 6 विच इज नथिंग बट 6 रेज टू द पावर 2. तो देखिए इस मेथड से भी वही आंसर आया है. ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो कहता है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जहां पे बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो हम उन दोनों नंबर्स को उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और सेम पावर ले लेंगे. अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं फ्रेंड्स. a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a बाय b रेज टू द पावर m. तो देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारा वही बेस अलग अलग है पर पावर्स इनकी सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में. तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम बेसिस को ऐसे डिवाइड करेंगे और पावर सेम ले लेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3. तो यहाँ पे देखिए मेरी पावर सेम है, बेस अलग है और ये डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर मैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करती हूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है 10 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 2 और मेरे को पावर सेम ले लेनी है जो है 3. तो मेरा आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 3. अब अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे हम, 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि 10 3 बारी लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 रेज टू द पावर 3 यानी 5 को 3 बारी लिखेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 2 are 10, तो ये 3 बारी मैंने करा तो मेरे पास 3 बारी 2 आ गया. इसका मतलब क्या आंसर आया, 2 रेज टू द पावर 3. तो देखो वही सेम आंसर आया है ना. पर जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया तो हमने कितनी आसानी से जल्दी से आंसर निकाल लिया था. तो यही फायदा होता है फ्रेंड्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करने का. तो हमें ये सारे लॉज याद होने चाहिए टिप्स पर, जब भी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. आइए अब नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं, नंबर्स विद 0 एज एक्सपोनेंट. तो ये जो लॉ है ये कहता है a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मतलब होगा कि वो 1 के इक्वल है. जैसे कि 5 रेज टू द पावर 0, तो यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन से इट इज इक्वल्स टू ओनली 1. चाहे अब मैं 5 की जगह इधर 7 लिख दूं, चाहे 20 लिख दूं, चाहे 10 लिख दूं, 10 रेज टू द पावर 0 ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो ये है
सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसी को फ्रेंड्स हम मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें 5 रेज़ टू द पावर 0 को, तो कैसे करेंगे? देखिए 0 है पावर, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 माइनस 2 या 3 माइनस 3, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं इधर। और यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 5 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही अब मैंने यहाँ पे उसको रिवर्स यूज करा है, ठीक है। और ये इसको हम 5 रेज़ टू द पावर 2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। अब ये सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1। तो जब मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करा, जब भी मेरा स्ट्रेट अवे आंसर आया था 1, और अगर मैंने इसको इस मेथड से सॉल्व किया तो जब भी हमारा आंसर आता है 1। अब फ्रेंड्स देखिए, ये सारे जो लॉज हैं मैंने आपको अभी बताया था कि इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे देती हूँ इधर। तो ये हमने पढ़े ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं वो बताती हूँ। तो पहले फ्रेंड्स ये फर्स्ट 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिपीटेड एडिशन होती है, और जो डिवीजन होती है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसी के बेसिस पे हम इन 2 लॉज को याद रख सकते हैं। जैसे कि ये पहला लॉ है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये कॉमन बेस है हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो यानी हमने ए ले लिया। अब जो ये पावर्स है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये बन गया ए रेज़ टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अब सेकंड वाले में डिवाइड हो रहा है ना, और बेस सेम है, तो बेस को हमने कॉमन ले लिया a, और डिवीजन है तो यानी हम उसको रिलेट करेंगे सब्ट्रैक्शन से, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी m माइनस n, ठीक है। तो आप ऐसे ये पहले 2 लॉस को याद रख सकते हैं। अब थर्ड लॉ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 2 पावर्स हैं ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है, राइट। तो जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस बेसिस पे याद रख सकते हैं कि ऐसे केस में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, m इंटू n होगा। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। अब इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है कि हमारे जो पावर्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो पावर्स को सेम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पावर को हमने कॉमन ले लिया और बाकी का एज इट इज लिख दिया, a इंटू बी जो था वो हमने इधर लिख दिया, सिंपल। अब ऐसे ही फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ लॉ में इसमें भी जो पावर्स हैं वो सेम है, तो हमने पावर को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया और बाकी a डिवाइडेड बाय b को एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। आसानी से याद हो रहा है, राइट। अब ये जो सिक्स्थ लॉ है a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये तो फ्रेंड्स वैसे ही आपको याद रहेगा, ये तो बहुत ही आसान है। अब आइए इन लॉस के बेसिस पर इनको यूज कर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फ्रेंड्स हमें जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए 6 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए, आपने जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है आपको बॉड मास यूज करना है। तो बॉड मास में हमें पहले क्या सॉल्व करना होता है? पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। यानी हम 6 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे। इधर हमें दिख रहा है कि बेस सेम है, तो हम पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 जो होता है इक्वल्स टू 6। तो ये हमें मिल गया 6 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है और नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे? हम सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 6 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर आया हमारा
6 रेज टू द पावर 3। देखिए इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें आंसर यहीं पे छोड़ना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना फ्रेंड्स। कभी आप इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 करने बैठ जाओ मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा नहीं करना, आपने यही छोड़ना है अपना आंसर, क्योंकि हमें कहा गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने जितने भी लॉज लगाए हैं एक्सपोनेंट्स के, काफी स्कूल्स में टीचर्स कहती हैं कि वो आपको सामने लिखना है कि आपने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज आपने वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखिएगा सामने जब भी उसको यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर ये दो हैं, यहाँ पे फर्स्ट को देखिए, इधर फर्स्ट नंबर को, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ पावर है ना। तो इसका क्या लॉ हमने बताया था, जब पावर ऑफ पावर होती है, ये जो पावर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ गया मेरे पास 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 6। अब मैं इन्हीं को सॉल्व करूंगी क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट्स ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कि हमारे बेस अलग है और पावर सेम है, तो ऐसे में हम कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। हम दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे जो है 6। सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 6। तो अब मेरे पास आ गया 6 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 6। Again here the powers are same and base is different, so we will multiply the bases which are 6 into 5 equals to 30 raised to the power 6। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आंसर, इसको हम इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही यहीं पर छोड़ देंगे। और फिर से मैं याद दिलाऊंगी कि जो जो लॉ हम यूज कर रहे हैं आप उनको यहाँ पर साइड पे लिखते रहिएगा कि ये लॉ यूज कर आपने सॉल्व किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ना तो कोई बेस सेम है और ना ही कोई पावर सेम है, एक्सेप्ट ये जो t रेज टू द पावर 8 और नीचे है t रेज टू द पावर 4, ये है यहाँ पर हमें बेसिस सेम दिख रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें ना तो बेस सेम दिख रहा है और ना ही पावर्स। तो जहां हमें पहले बेस सेम दिख रहे हैं, आइए पहले उस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर 4, है ना, यही मतलब है ना। तो इधर मैं कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकती हूँ, ये वाला। यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, तो पावर को माइनस करा तो हमें आया t रेज टू द पावर 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो t रेज टू द पावर 4 आ गया है। बाकी को देखिए, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यहाँ पर अब हमें या तो भी बेस सेम करना पड़ेगा या पावर सेम करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 25 को लेते हैं हम, 25 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2, राइट। इसी तरह से 10, जो ये डिनोमिनेटर में 10 रेज टू द पावर 3 है, इसको हम 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। फ्रेंड्स इधर देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे यूजिंग विच लॉ, दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर को देखिए आप, ऊपर इधर ये डिनोमिनेटर देखिए, क्या आपको इससे कोई लॉ याद आ रहा है, दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर है 3 यानी कॉमन पावर है, तो हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, ये वाला। देखिए इसको हमने लॉ को रिवर्स करके यूज करा है इधर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3, यानी यहाँ पे ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और इनका बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लॉ लिख दिया है, ऐसे ही आपने भी लॉ साइड बाय साइड लिखने हैं कि आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं। सो 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 1 इंटू
t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिख देना है। 5 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 5, सो 5 t रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 3 क्या हुआ 8। सो आंसर इज 5 by 8 t रेज टू द पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर आपको पहले उसको उस फॉर्म में लाना है, या तो आपने सेम बेस बनाना है या सेम पावर्स बनानी है, तो उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट्स, राइट। पर उसको भी लिखने की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो आप आगे अगर बुक्स वगैरह में जब रीड करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है कि कैसे हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस टॉपिक में हम वो समझेंगे। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर between 1 and 10 including 1 multiplied by a power of 10. Such a form of number is called its standard form. तो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम उसे डेसिमल नंबर में लिखते हैं, और वो भी बिटवीन 1 and 10 इंक्लूडिंग 1, और फिर उस डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ पावर ऑफ 10। वो जो फॉर्म होती है वो कहलाती है उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे समझने के लिए लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। सपोज करिए नंबर गिवन है 5927। तो देखिए, इस नंबर को मैं डेसिमल नंबर में कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 5927.0, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये डेसिमल नंबर चाहिए 1 और 10 के बीच में, पर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो डेसिमल पॉइंट है मैं इसको शिफ्ट करूंगी 3 प्लेसेस लेफ्ट में। मैंने लिखा 5.927, और जब मैंने डेसिमल प्लेस 3 लेफ्ट में शिफ्ट करा तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, राइट। तो अब देखिए, जब हमने ये जो मेरा नंबर है 5.927, अब ये आ गया है 1 और 10 के बीच में, यही चाहिए था ना हमें। तो अब ये मैंने लिख दिया 5.927 इंटू 1000। बस, अब ये तो यहाँ पे तो बहुत आसान है। अब मेरे को इसको सिर्फ एक्सपोनेंट में फॉर्म में लाना है, वो हमने सीखा ही था कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। सो 5927 की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है using exponents, 5.927 into 10 raised to the power 3. Let's see some more examples. Now this is the number. अब इसको डेसिमल नंबर में मैं लिख सकती हूँ 343 4 times 0.0, ठीक है। अब फिर से वही चीज है, पर मेरे को डेसिमल नंबर चाहिए 1 और 10 के बीच में। तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है मैं इसको शिफ्ट करूंगी 4 से पहले, यहाँ पे 3.43 और 4 times 0। अब जितने डेसिमल प्लेस मैंने इसको शिफ्ट किया है उतना मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने उतनी ही जीरोस यहाँ पर लिख दी हैं। बस अब मेरे को इसको, जो ये मेरा 1 कितना है, ये 10 लाख, तो 10 लाख को मेरे को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, तो वो मैं लिख दूंगी 10 रेज टू द पावर 6। सो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर की यूजिंग एक्सपोनेंट्स, 3.43 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3908.78। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डेसिमल नंबर है। अब मेरे को इसको 1 से 10 के बीच में लिखना है इस डेसिमल नंबर को, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगी, तो बन गया नंबर 3.90878। और जैसे ही मैंने इसको 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया तो मेरे को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मैंने कर दिया। और अब मेरे को पता है कि 1000 को हम एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। तो ये इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि कैसे हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट्स।